हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के चैप्टर 5 के सेक्शन 64 और 65 को। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी एविडेंस और दूसरा होता है सेकेंडरी एविडेंस। सेक्शन 64 ये बात करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रूफ सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एविडेंस के थ्रू ही दिया जाना चाहिए। सेक्शन में मस्ट वर्ड का यूज किया गया है जो कि एक तरह का मैंडेटरी नेचर इंडिकेट करता है। हालांकि सेक्शन ये भी कहता है कि जो केसेस सेक्शन 65 में दिए गए हैं सिर्फ उन केसेस में प्राइमरी एविडेंस यूज नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी केसेस सेक्शन 65 में दिए गए हैं सिर्फ उन केसेस में ही हम सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूफ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एज अ मैटर ऑफ जनरल रूल बाय डिफॉल्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूफ किया जाना चाहिए। ये बात करता है सेक्शन 64। सेक्शन 65 बात करता है कुछ ऐसे केसेस की जिसमें कि इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है तीन चीजों को लेके: किसी डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस, डॉक्यूमेंट की कंडीशन या फिर उसके कंटेंट को लेके। और इस सेक्शन में कुल 7 केसेस दिए गए हैं जिसमें कि किसी डॉक्यूमेंट के लिए सेकेंडरी एविडेंस का यूज किया जा सकता है। आइए देखते हैं ये 7 केसेस कौन से हैं। फर्स्ट केस बात करता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ऐसा दिखाया गया है या फिर ऐसा शो होता है कि वो किसी ऐसे पर्सन के पोजेशन या पावर में है जिसके अगेंस्ट उस डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाना है, या फिर वो किसी ऐसे पर्सन के पोजेशन या पावर में है जो कि रीच के बाहर है, पहुंच के बाहर है, या फिर कोर्ट के प्रोसेस के अंडर नहीं आता है। हो सकता है वो कोई फॉरेन सिटीजन हो और वो इंडियन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग उसके प्रोसेस में नहीं आता है, या फिर वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो किसी ऐसे पर्सन के पोजेशन या पावर में है जो कि लीगली बाउंड है उसे प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन नोटिस दिए जाने के बाद भी वो उसे प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए किसी भी टाइप का सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा। एनी सेकेंडरी एविडेंस शैल बी एडमिसिबल। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में एक जमीन को लेकर डिस्प्यूट है। अब ए के पास ऐसी रजिस्ट्री है जिससे कि वो ये प्रूव कर सकता है कि जमीन एक्चुअली उसकी है और बी गलत तरीके से उसको, लेकिन वो जो रजिस्ट्री है वो फिलहाल बी के पोजेशन में है। तो क्या आपको लगता है कि बी अपने अगेंस्ट यूज होने वाले डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में ए अपनी बात को प्रूव करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस का यूज कर सकता है और ये फॉल होगा इस पॉइंट नंबर 1 के अंडर में। सेकेंड केस जहां पर कि सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा, जहां की कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रूव करना है या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, अगर इन दोनों में से कोई राइटिंग में एडमिट कर लेते हैं कि पर्टिकुलर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन जो है उसकी क्या एग्जिस्टेंस थी, उसकी कंडीशन या फिर उसकी कंटेंट, अगर इन तीनों में से किसी भी चीज को लेके पर्सन जिसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट प्रूव करना है या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट राइटिंग में एडमिशन दे देते हैं, तो फिर वो रिटन एडमिशन एडमिसिबल होगा एज सेकेंडरी एविडेंस। और इस रिटन एडमिशन के अलावा और कोई भी सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो रिटन एडमिशन है यही एडमिसिबल होगा। थर्ड केस जहां की सेकेंडरी एविडेंस यूज किया जा सकता है वो तब जबकि जो ओरिजिनल है वो डिस्ट्रॉय हो गया है या फिर खो गया है, या फिर जो पार्टी एविडेंस ऑफर कर रही है वो एक रीजनेबल टाइम में कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ऐसे केस में कोई भी सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा। फोर्थ केस कहता है कि जो ओरिजिनल है वो ऐसे नेचर का है कि उसे इजीली मूव नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट का कोई भी सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही बड़ी चट्टान है और उसके ऊपर कुछ एनग्रेव किया गया है, उसके ऊपर कुछ इंस्क्राइब किया गया है। अब इस चट्टान को यहां से मूव कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस चट्टान का कोई फोटोग्राफ है
तो वो सेकेंडरी एविडेंस में एडमिसिबल हो जाएगा। यानी कि अगर ओरिजिनल का नेचर ऐसा है कि उसे मूव कर पाना पॉसिबल नहीं है तो फिर किसी भी नेचर का सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा। फिफ्थ केस बात करता है कि जो ओरिजिनल है अगर वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है अंडर सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो फिर इस पब्लिक डॉक्यूमेंट की कोई भी सर्टिफाइड कॉपी को आप सेकेंडरी एविडेंस में प्रूव कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी ही एक्सेप्टेबल होगी, उसके अलावा और कोई भी सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। केस 5 और केस 6 एक जैसे हैं। केस 6 ये बात करता है जब किसी डॉक्यूमेंट का जो ओरिजिनल है वो परमिटेड है इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा या फिर इंडिया में फोर्स में रहे किसी भी दूसरे लॉ के द्वारा कि उस पर्टिकुलर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी आप एविडेंस में दे सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो सर्टिफाइड कॉपी है सिर्फ वो ही एक्सेप्टेबल होगी और उसके अलावा किसी भी दूसरे काइंड का सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। केस 7 ये बात करता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सारे अकाउंट्स हैं या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि वो एक बहुत ही लेंथी डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कोर्ट के द्वारा कन्वीनियंटली एग्जामिन कर पाना पॉसिबल नहीं है। और जिस फैक्ट को हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो उस पूरे लंबे से डॉक्यूमेंट का एक जनरल रिजल्ट है। यानी कि अगर हमारे पास एक 10,000 पेज का डॉक्यूमेंट है और उसका जो समरी है वो ही हम फैक्ट में प्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस का नेचर क्या होगा? ऐसा कोई भी एविडेंस जो कि उसकी जनरल रिजल्ट को एक्सप्लेन करे, और ये एविडेंस दिया जाना चाहिए किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जिसने कि उन्हें एग्जामिन किया है और वो स्पेशली स्किल्ड है इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने में। इस पर्सन के एविडेंस के अलावा और कोई भी एविडेंस इस केस में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये थे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 64 और 65। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।